हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज का दोस्तों जो हमारा लेक्चर होगा ये मिडिवल हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर होगा। इसमें जो हम जानने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आए एक प्रकार से और क्या क्या था दिल्ली सल्तनत के बारे में, उन सभी की जो है पूरी डिटेल में स्टडी हम यहाँ पे करने वाले हैं। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम जो जानेंगे वो गुलाम वंश के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं फिर गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत जो था उसकी अगर जो बात करें, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत जो था वो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का जो काल है वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। 1206 ईस्वी से 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का जो काल है उसे हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है रखते हैं हमारी मिडिवल हिस्ट्री में। और दिल्ली सल्तनत में के अंतर्गत जो है इतने का मतलब 1206 से 1526 तक के जो है 320 वर्षों तक का जो है इसमें जो है इतिहास का अध्ययन 5 वंशों के अंतर्गत हम करेंगे। क्यों 5 वंश थे, कौन कौन से वंश थे, इससे जो है हमको याद रखने में थोड़ा कठिनाई नहीं होगी। अलग अलग हम पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे जिससे हम इसको अच्छे से याद रख पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बारे में पहले हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत क्या था और क्या क्या दिल्ली सल्तनत में कमियां रहीं और क्या क्या जो है अच्छाइयां रहीं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और एक एक पूरी डिटेल्स में जो है हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम गुलाम वंश की अगर जो बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये जो है 5 वंश थे जिसके अंतर्गत दिल्ली पर जो है शासन किया गया 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। तो इसको जो है याद रखने का इनका सीरियल है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। वैसे आप याद रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में होता है कि कभी कभी इनका काल दे देगा कि इनमें इनका किसके पहले कौन सा काल था। जैसे तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश दे दिया है तो सीरियलिटी है तो आप याद कर लेंगे। इनमें 5 में से किसी का काल दे दे कि इसमें कौन से, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। तो कालों के हिसाब से तो यह तो ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें सबसे ज्यादा समय किसने जो है शासन किया था, किसने, मतलब इस प्रकार से भी पूछ सकता है। और सबसे कम समय तक का जो है इसमें जो है किसने शासन किया, तो सबसे कम समय जो है वो खिलजी वंश ने किया था। और सबसे ज्यादा की अगर जो बात करें तो ये जो यहाँ से निकल के आ रहा है 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक का जो शासन काल था, ये तुगलक वंश ये जो है एक प्रकार से सबसे ज्यादा शासन काल तक इसी का जो है रहा था। और अगर जो सबसे कम की बात करें तो भी हमने बता दिया खिलजी वंश जो है वो सबसे कम शासन पर जो है काबिज रहा था। तो अब चलते हैं हम गुलाम वंश की अगर जो बात करें तो यदि हम इसको ऐसे याद रखना चाहें तो इसको याद रख लेना, गुल याद रखना और खल याद रखना, तुग याद रखना, सै याद रखना और सैल याद रखना। गुल, खैल, तुसल, तुलसी, तुलसी तो याद नहीं, तुसैल, गुल खैल तुलसी, सॉरी गुल खैल तू सैल, ऐसे याद रखिएगा। तो ये जो है आपको याद रखने में थोड़ा मतलब वहां पे एग्जाम में मतलब इसका ऑर्डर जो है कभी कभी होता है ना कि बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़े होते हैं और कम पढ़ के जाते हैं तो
मतलब एग्जाम में हमको याद नहीं रहता है, और बार बार किसी चीज को हम रिपीट किए होंगे तो उसको हम एग्जाम में भूलने का चांस बहुत ही कम बन जाता है। तो इतना हो नहीं पाता है कि मतलब जो हिस्ट्री से हो लड़के उसको बार बार पढ़ पाए, उसको बहुत कम ही एक बार पढ़ पाते हैं, तो दोबारा उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो इसको ट्रिक से याद रखिए, तो वहां पे हो जाता है काम ट्रिक। क्योंकि एग्जाम में पूरी हिस्ट्री नहीं पूछी जाती, कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पूछने के लायक हैं, बाकी नहीं पूछे जाते हैं। तो गुलाम वंश की अगर जो बात करें तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक का जो शासनकाल था वो गुलाम वंश का था। इसके बाद जो दूसरा शासन है वो खिलजी वंश है, ये 1290 ईस्वी तक शासनकाल से लेकर 1320 ईस्वी तक का इसका जो शासनकाल रहा। इसके बाद आया था तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो ये कह सकते हैं 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक का जो ये शासनकाल था, 1414 ईस्वी तक का शासनकाल था, ये तुगलक वंश का था। इसके बाद सैयद वंश आया। सैयद वंश का अगर जो शासनकाल की बात करें तो 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक का शासनकाल था। इसके बाद में जो हमारा वंश आया लोधी वंश। लोधी वंश जो था ये सबसे आखिरी वंश था। इस वंश का मतलब दिल्ली सल्तनत का 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का जो शासनकाल था वो लोधी वंश का था। अब गुलाम वंश की अगर जो बात करें तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, गोरी का दास था। किसका था? मोहम्मद गोरी का ये दास था। दास का मतलब एक प्रकार से गुलाम था, इसलिए इस वंश को दास या गुलाम वंश भी बोला जाता है। इसीलिए इसको जो है मतलब दास या कह सकते हैं या गुलाम वंश इसको जो है बोला गया, क्योंकि इसमें जो है लोग जो गुलाम थे वही शासन करने वाला पहला एक प्रकार से संस्थापक था। इसीलिए इसको जो बोला गया वो क्या बोला गया? गुलाम वंश बोला गया। इसके बाद हम देखेंगे इसके बारे में कि कुछ विद्वान जो हैं, कुछ लोग जो हैं इसको मामलूक वंश का भी बोलते हैं। कुछ लोग जो हैं इसको मामलूक वंश भी नाम देते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि स्वतंत्र माता पिता की जो है गुलाम संतान, स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। इसे आरंभिक तुर्क वंश के नाम से भी जाना जाता था। आरंभ में इसको तुर्क वंश के नाम से भी जाना जाता था गुलाम वंश को, और कुछ लोग इसको मामलूक वंश भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको गुलाम वंश भी बोला जाता है। वैसे गुलाम वंश प्रचलित है तो इसी के बारे में हम यहाँ पे ज्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अगर जो बात करें तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक का शासनकाल जो गुलाम वंश का था, जिसमें 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक का जो शासनकाल था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का था। इसके बाद अगर जो हम बात करेंगे तो इसके बारे में अगर जो हम बात करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था और मोहम्मद गोरी का ये दास था। और मोहम्मद गोरी ने अपने दासों को जो है वो पुत्र की तरह मानता था। मोहम्मद गोरी क्या करता था? अपने जो इसके दास होते थे उनको अपने पुत्र की तरह मानता था। और गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था 1206 ईस्वी में एक प्रकार से स्वतंत्र शासक बन गया और लाहौर को इसने जो है अपनी राजधानी बनाई थी। लाहौर को इसने क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाई थी। जब यह स्वतंत्र शासक बन गया तो इसने गोरी की दासता से मुक्त नहीं हुआ था। मतलब ये स्वतंत्र शासक जब बना था तब इसे गोरी की दासता से मतलब मुक्त नहीं किया गया था। ये इसके बाद ये कहीं मोहम्मद गोरी का जो भतीजा था गयासुद्दीन महमूद ने के पास इसने मुक्ति पत्र भेजा था। उसने इसके पास मुक्ति पत्र भेजा था कि हम आपको दासता से एक प्रकार से दिया करते हैं। तब ये स्वतंत्र शासक मतलब तब ये शासक बना था, एक प्रकार से स्वतंत्र शासक बना और दासता से मुक्त नहीं था। मतलब जब ये स्वतंत्र शासक बना तो ये दासता से मुक्त नहीं था, इसीलिए इसे सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तब इसे मतलब तब इसको सुल्तान नहीं कहा जाता था, एक प्रकार से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। मलिक और सिपह सलार की उपाधियों के साथ यह शासन किया था। मतलब मलिक और सिपह सलार की उपाधियों से इसने शासन किया था। 1208 ईस्वी में इसको जो है एक प्रकार से दासता से मुक्त किया था। इसके गोरी के एक प्रकार से जो मोहम्मद गोरी का जो भतीजा था उसने, इसीलिए इसे सुल्तान की उपाधि नहीं की बल्कि ये मलिक सिपह सलार कहा जाता था इसको। इसके बाद जो था 1208 ईस्वी में
ये गजनी गया। ये कहाँ गया था? ये गजनी गया था। और यहाँ पे जो है मोहम्मद गोरी के भतीजा जो था इसका गयासुद्दीन महमूद, इसने इसे मुक्ति दास्ता का जो है मुक्ति पत्र भेजा था, दास्ता का मुक्ति पत्र भेजा था और उसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। उसने जो है 1208 ईस्वी में इसको जो है सुल्तान की उपाधि प्राप्त की, मतलब प्रदान की थी और ये मुक्ति पत्र भेज दिया था कि आपको हम दास्ता से मुक्त करते हैं। मिनहाज उस सिराज ने इसे हातिम ताई कहा है। मिनहाज उस सिराज ने जो है इसको क्या बोला है? हातिम ताई बोला है। 1210 ईस्वी में लोहार में ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने पर इसकी जो है क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लाहौर में जो है एक प्रकार से ये जो घोड़े से चौगान खेल रहा था तब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो घोड़े से गिर जाने के कारण किसकी जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि मृत्यु हो गई थी? कौन से गुलाम मतलब मुगल एक प्रकार से कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के किस शासक की जो है मृत्यु हो गई थी? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसी प्रकार से आगे भी हम देखेंगे कि सीढ़ियों से गिर जाने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी, उसके बारे में हम यहाँ पे भी जानेंगे। लेकिन पहले घोड़े से घोड़े से जो गिर जाने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी मृत्यु की तथाकथित पुत्र जो था आराम शाह लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया था। इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है इसके एक प्रकार से तथाकथित पुत्र था जो वो आराम शाह था, उसको लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया था। मतलब इसको लाहौर की गद्दी पर जो है बिठाया गया था और इल्तुतमिश से पराजित होने के बाद 8 महीने तक इसने शासन किया था। इल्तुतमिश से पराजित हो गया था तब ये केवल 8 महीने तक शासन किया था। उसके बाद इल्तुतमिश आ गया था। ऐबक की कौन कौन सी उपाधियां हैं? लाख है, लाख बख्श। ऐबक को ये उपाधियां दी गई थी। लाख है, लाख बख्श जो था ये ऐबक को उपाधियां मिली थी। और मिनहाज एक प्रकार से उस सिराज ने जो है मिनहाज उस सिराज ने इसको हातिम ताई की उपाधि दी थी और कुरान खुआ की भी इसको उपाधि मिली थी। मिनहाज उस सिराज ने जो है इसको जो है एक प्रकार से हातिम ताई की उपाधि की और कुरान खुआ की भी इसको उपाधि मिली थी। ऐबक के अगर जो दरबारी विद्वान कौन थे? हसन निजामी थे और फक्र मुदब्बिर थे। फक्र मुदब्बिर थे। ये आपसे पूछा जा सकता है ये किसके दरबारी थे? मतलब हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर किसके दरबारी थे? एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। लिख देंगे इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इस प्रकार से लिख देंगे। आपको बताना रहेगा कि किसके दरबारी थे। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है वो दरबारी थे। अब आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से 1210 के बाद ये काम खत्म हो गया। 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश जो था वो 1211 ईस्वी से 1226 ईस्वी तक 36 ईस्वी तक ये शासन पर काबिज रहा। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह आया, फिर रजिया आया, फिर बहराम शाह आया। इस तरह से कई शासक आए। बहराम शाह आया था। वो आराम शाह था। इसके पहले जो 8 महीने तक शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है एक प्रकार से तथाकथित पुत्र, उसका नाम आराम शाह था। उसके बाद बहराम शाह आया था। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आया था। फिर नसीरुद्दीन कुबाचा आया था। फिर कह सकते हैं बलबन आया था। उसके बाद अगर हम कैकुबाद आया था। ये सब एक प्रकार से शासन है। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये दिल्ली सल्तनत के थ्रू जो है शासक रहे। उस कैकुबाद के बाद तैमूर भी आया था। तो इस काल में कुल मिला के 9 जो है शासक एक प्रकार से रहे थे। तो इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ये दास था। ये भी किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। अपनी दास्ता से मुक्ति से पहले, मतलब अपन अभी खुद दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके पहले इल्तुतमिश को इसने दास्ता से क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था। कब? 1206 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने सुल्तान बनने से पहले बदायूं का इक्तेदार था। सुल्तान बनने से पहले ये बदायूं का इक्तेदार था और इसने जो है इल्तुतमिश ने दिल्ली को जो है अपनी राजधानी बनाई थी। इल्तुतमिश ने किसको राजधानी बनाई थी? इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली को राजधानी बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में जो है राजधानी लाहौर थी। चंदेल खां की समस्या क्या थी? चंदेल खां की जो है एक प्रकार से
इसके शासनकाल में चंदेल खां की क्या समस्या थी, क्या समस्या रही थी, उसके बारे में जानेंगे। 1220 से 1221 ईस्वी में एक मंगोल आक्रमणकारी था जिसका नाम जो था चंदेल खां था। वह चंदेल खां जो ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन, जो ख्वारिज्म का जो राजकुमार था उसका नाम था जलालुद्दीन मारबर्नी। जलालुद्दीन मारबर्नी का ये जो है पीछा करते हुए आया था। कौन आया था? मंगोल आक्रमणकारी चंदेल खां। ख्वारिज्म का जो राजकुमार था जलालुद्दीन मारबर्नी, इसका जो है पीछा करते हुए ये कहां पे आया था? भारत की सीमा तक पहुंचा था। और इल्तुतमिश ने मारबर्नी को शरण नहीं दिया था और चंदेल खां से अपने जो है आक्रमण से अपनी जो है रक्षा की थी। ये एक इसकी समय में समस्या आई थी, उसको ये शरण नहीं दिया था। इसके बाद आया था नसीरुद्दीन कुबाचा की समस्या। क्या थी? नसीरुद्दीन कुबाचा की जो समस्या थी वो सिंध और मुल्तान का जो प्रभारी था। मतलब नसीरुद्दीन कुबाचा जो था सिंध और मुल्तान का प्रभारी था। इसने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। लाहौर पे इसने जो है अधिकार कर लिया था और अधिकार करने के बाद में 1217 ईस्वी में मंसूरा के युद्ध में इल्तुतमिश ने कुबाचा को क्या कर दिया? पराजित करके लाहौर छीन लिया था। 1217 ईस्वी में कौन किसका युद्ध हुआ था? मंसूरा के युद्ध में इल्तुतमिश ने किसको पराजित किया था? कुबाचा को पराजित किया था और लाहौर छीन लिया था। लाहौर उससे क्या कर लिया था? छीन लिया था। और 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने सिंध मुल्तान पर जो आक्रमण करके कुबाचा को फिर पराजित किया। 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने सिंध और मुल्तान पर, पहले उससे लाहौर छीना, उसके बाद सिंध और मुल्तान पर 1227 ईस्वी में आक्रमण किया। 10 साल बाद फिर उसने सिंध मुल्तान पर आक्रमण करके कुबाचा को फिर से पराजित किया और कुबाचा को अपने जीवन के लिए रक्षा के लिए सिंधु नदी में कूद गया था। कहां पे कूद गया था? ये अपनी जीवन रक्षा के लिए सिंधु नदी में कूद गया था और डूब कर क्या हो गया था? इसकी जो है उसी में मौत हो गई थी। इसके बाद बंगाल विजय जो है इसके शासनकाल में बंगाल को इसने जो है विजय किया। चंदेल खां की भी समस्या जो थी, चंदेल खां की समस्या तो हो चुकी होगी। ताजुद्दीन एलदौज की भी एक प्रकार से इसके साल में समस्या थी, तो वो छोड़ दीजिए, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं। बंगाल विजय इसने क्या किया था? बंगाल विजय था इसके समय में जो है बंगाल का जो है शासक था गयासुद्दीन, स्वतंत्र रूप से जो है शासन कर रहा था। गयासुद्दीन जो था वो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था और 1206 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने बंगाल पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन महमूद ने कैसे किया? बंगाल पे आक्रमण किया और युद्ध में गयासुद्दीन जो है पराजित हुआ और मारा गया। युद्ध में गयासुद्दीन जो है वो पराजित हो गया और मारा गया। इस तरह से बंगाल जो है किसके अंडर में चला गया? इल्तुतमिश पर बंगाल का जो है अधिकार हो गया और इल्तुतमिश ने नसीरुद्दीन को यहाँ का जो है सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने जो है नसीरुद्दीन को यहाँ का जो है क्या नियुक्त किया था? बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। और 1229 ईस्वी में नसीरुद्दीन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1200 एक प्रकार से 29 ईस्वी की बात की जा रही है तो नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश ने तुर्की अमीरों में एक विशिष्ट वर्ग का जो है गठन किया था। इल्तुतमिश जो था वो तुर्की वर्ग जो था उसमें एक विशिष्ट वर्ग का गठन किया था जिसमें 40 विशिष्ट अमीर सम्मिलित थे। इसमें 40 विशिष्ट अमीर जो है सम्मिलित थे। इन्हें तुर्क ए चिहिल मानी या दल चालिसा के नाम से जाना जाता था। मतलब इल्तुतमिश ने जो है तुर्की अमीरों का जो है प्रकार से विशिष्ट वर्ग का इसने गठन किया था। तुर्की जो अमीर थे उनका एक विशिष्ट वर्ग का इसने गठन किया था जिसको मतलब एक प्रकार से दल चालिसा भी बोला जाता था या दल ए चिहिलमानी बोला जाता था। तुर्क ए चिहिलमानी बोला जाता था या दल चालिसा बोला जाता था। ये 40 लोगों का एक प्रकार से संगठन था, इसलिए इसको दल चालिसा बोला जाता था। दल मतलब होता है संगठन, चालिसा मतलब 40 लोगों का के नाम से इसको जाना जाता था। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के अब्बासी खलीफा जो थे अल-मुल्तान सिंह बिल्लाह से मंसूर इसने प्राप्त किया था और खलीफा ने इसे सुल्तान ए आजम महान शासक की जो है प्रकार से उपाधि दी थी। इल्तुतमिश ने जो है शुद्ध अरबी प्रकार के जो है प्रकार से इसने सिक्के चलाए थे।
इसके चलाए थे। शुद्ध अरबी प्रकार के इसने जो है प्रकार से सिक्के प्रचलित किए थे और चांदी के टंका और तांबे के जीतल के नाम से इसको जो है जानते हैं। तांबे के टंका और चांदी के जीतल। इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक जो है इसी को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं, एक प्रकार से वास्तविक संस्थापक जो था ये था। और संस्थापक जो था कौन था, ये वास्तविक है, मतलब ये कह सकते हैं कि वास्तविक था दिल्ली सल्तनत का। और वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तो संस्थापक था केवल। वास्तविक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने बहुत अच्छे प्रकार से काम किए थे, इसको आगे बढ़ाने के लिए भी काम किए थे। इल्तुतमिश की प्रमुख विजय कौन थी? कुछ विजय जो है एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनके बारे में। 1215 ईस्वी में इसने तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। तराइन का तृतीय युद्ध 1200 कब हुआ था? 1215 ईस्वी में हुआ था। और एल्दौज जिसमें क्या हुआ था? पराजित हुआ था। जिसमें एल्दौज जो है पराजित हुआ था। 1217 ईस्वी में इसने मंसूरा का युद्ध किया था। मंसूरा का युद्ध किया था तो लाहौर इसने छीना था। और सिंध मुल्तान 1227 ईस्वी में इसने युद्ध किया था। सिंध मुल्तान नसीरुद्दीन कुबाजा से एक प्रकार से क्या छीना था? उसने मंसूरा छीना था, सॉरी सिंध और मुल्तान छीना था। और मंसूरा के युद्ध में इसने लाहौर छीना था। इसके बाद 1226 ईस्वी में इसने बंगाल विजय की और यहाँ के शासक गयासुद्दीन को पराजित किया था। 1226 ईस्वी में इसने फिर बंगाल विजय की और यहाँ के शासक जो था गयासुद्दीन को इसने पराजित किया। और 1227 ईस्वी में इसने सिंध एवं मुल्तान विजय कर नसीरुद्दीन कुबाचा को इसने जो है पराजित किया। 1226 ईस्वी से 1231 ईस्वी तो राजपूतों पर इसने विजय की, राजपूतों पर इसने विजय प्राप्त की। और 1235 ईस्वी में बंगाल के खुखरों पर इसने जो है विजय प्राप्त की। 1236 ईस्वी से 1231 ईस्वी राजपूतों पर इसने जो है विजय प्राप्त की थी। इसके बाद 1235 से 35 ईस्वी में इसने पंजाब के खुखरों पर विजय प्राप्त की। पंजाब के खुखरों पर जो है विजय प्राप्त की। तुर्क ए चिहलगामी या दल चालीसा क्या था? 40 लोगों का संगठन था जिसमें 40 मतलब तुर्की अमीर थे। इसकी स्थापना किसने की थी? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दल चालीसा किसके शासनकाल से संबंधित है, तो इस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इल्तुतमिश ने जो है किया था। इसके समय में जो है विश्वासपात्र अमीर होते थे जिन्हें बड़े पद दिए जाते थे। ये प्रशासनिक वर्ग होता था। कुछ विश्वासपात्र जो अमीर होते थे उनको जो है मतलब बड़े पद दिए जाते थे। तो उसका जो इसने गठन किया था दल 40 लोगों का संगठन था, वो तुर्क थे। उसे ही हम बोलते हैं दल चालीसा या तुर्क चिहलगामी, चिहलगानी मानी नहीं। इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के कौन से? इल्तुतमिश ने जो है टंका चलाया था। यह चांदी का सिक्का था। और इसने जीतल चलाया था। वो किसका सिक्का था? तांबे का जो है सिक्का था। जीतल जो है तांबे का सिक्का था। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसका सिक्का था, तांबे का था या चांदी का था, इसका अनुपात कितना था, कुछ नहीं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि टंका और जीतल किसके शासनकाल से एक प्रकार से मतलब चलाए गए थे। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है ये चलाए गए थे। और इसका जो तांबे और चांदी का जो अनुपात था, 1 ग्राम अगर ये चांदी होती थी, एक ऐसा अनुपात मान लीजिए 1 ग्राम चांदी है तो 48 ग्राम क्या था? एक प्रकार से तांबे का सिक्का था। ये और मतलब 1:48 का अनुपात था। तो ये जो है एक प्रकार से कीमत बताई जा रही है कि 1 और 48 का जो है मतलब ये अनुपात था। इसमें जो है मिलावट की बात नहीं की जा रही। 1:48 ये दाम की बात की जा रही है, रुपए की बात की जा रही है। दाम भी एक प्रकार से उस समय मतलब सिक्का होता था, एक चलाया गया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे दाम के बारे में। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी 1236 ईस्वी से लेकर के 1266 ईस्वी तक की जो मतलब काल था, इसमें जो है इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों ने शासन किया था। यहाँ पे इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद दल चालीसा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बीच जो है क्या हो गया? भीषण राजनीतिक संघर्ष हुआ। इल्तुतमिश के कुछ उत्तराधिकारी भी थे और इल्तुतमिश ने दल चालीसा का भी गठन कर रखा था। तो अब ये हुआ कि दल चालीसा
और एक प्रकार से इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी, इनके बीच में संघर्ष होने लगा। संघर्ष होने लगा कि भाई गद्दी पे दल चालीसा वाले बैठे हैं या इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी बैठे। तो वो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कहते थे भाई हम गद्दी पे एक प्रकार से बैठेंगे, लेकिन वो बैठेंगे, लेकिन वो लोग क्या कहते थे, दल चालीसा वाले लोग कहते थे नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, हम जिसे चाहेंगे वो गद्दी पर बैठेगा, या हम ही में से कोई बैठेगा, या हम जिसको चाहेंगे वो गद्दी पे बैठेगा। तो इसके लिए इनके बीच में संघर्ष होने लगा, भीषण राजनीति। इस समय दल चालीसा का निर्माता की भूमिका एक प्रकार से, दल चालीसा जो था सुल्तान निर्माता की भूमिका अदा कर रहे थे। 1236 ईस्वी से 66 ईस्वी तक का काल जो है चालीसा का काल कहा जाता है। अब रुकनुद्दीन फिरोज शाह की अगर जो बात करेंगे, मतलब रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था, तो इसके बारे में जान लेंगे कि इल्तुतमिश की जो अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री जो थी अपना उत्तराधिकारी रजिया को नियुक्त किया था कि मेरे मृत्यु के बाद ये जो है एक प्रकार से गद्दी पे बैठेगी। लेकिन तुर्की अमीरों ने इसकी इच्छा का सम्मान, जो तुर्की अमीर थे, जो दल चालीसा के लोग थे, उन्होंने उसकी इच्छा का सम्मान नहीं किया था और उसने जो है एक प्रकार से लड़की होने के कारण उसको जो है गद्दी पे बैठने का मतलब इजाजत नहीं दी थी, सम्मान एक प्रकार से नहीं दिया था, नहीं किया था। और पुत्र उसका जो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसका जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, उसकी माता जो थी शाह तुर्कान थी। सुल्तान की माता जो थी वो शाह तुर्कान थी, उसको जो है सुल्तान जो है बनाया था। और शाह तुर्कान विद्वान और शेखों को दान दिया करती थी। जो लोग विद्वान होते थे, शेख होते थे, उनको ये दान दिया करती थी। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के काल में शाह तुर्कान कुछ अत्याचारी काम करने लगी थी, कुछ अत्याचारी काम करने लगी थी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो के प्रतिद्वंदियों का जो है अंत करने का प्रयास किया था। मतलब रुकनुद्दीन फिरोज शाह के जो प्रतिद्वंदी होते थे उनको ये खत्म करने की प्रयास करती, भाई गद्दी पे तो यही बैठेगा, हम जो आएगा इसके रास्ते में उसको हम हटा देंगे। ये जो है काम करने लगी और रजिया की हत्या कराने का भी इसने जो है प्रयास किया था। तो रजिया की इसने जो है हत्या कराने का प्रयास किया था। इसके बाद जो है 1236 ईस्वी से 36 ईस्वी तक का जो शासन काल था, ये 36 से 36 तक का ही जो शासन काल था वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का था। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद जो है 1236 ईस्वी में रजिया ने इसको हटा करके खुद गद्दी पर बैठ गई थी। उसके बारे में देखेंगे। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक का जो शासन काल था वो रजिया का था, इसका था रजिया का जो है शासन काल था। शाह तुर्कान के आतंक से परेशान होकर के रजिया ने एक दिन लाल वस्त्र धारण किया। इसने क्या किया, लाल वस्त्र धारण किया और न्याय की याचना का प्रतीक कर जुमा और नमाज के समय बीच में पहुंची और न्याय की इसने क्या की, मांग की। और दिल्ली की जनता राजमहल पर इसने धावा बोलकर शाह तुर्कान को और रुकनुद्दीन को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। रजिया क्या हो गई, अब सुल्तान बन गई। दिल्ली सल्तनत में मतलब एक प्रकार से रजिया जो थी दिल्ली की पहली और अंतिम मुस्लिम सुल्तान थी, महिला थी। मतलब पहली भी कह सकते हैं और अंतिम भी मुस्लिम महिला थी, क्योंकि इसके बाद ना तो कभी दिल्ली सल्तनत पे कोई लेडीज मतलब आसीन नहीं हुई थी। और अपने शासनकाल के प्रारंभ में इसने तुर्की अमीरों का विरोध का इसका सामना करना पड़ा। अपने शासनकाल में इसको तुर्की अमीरों का जो है विरोध का सामना करना पड़ा। कई तुर्की अमीर जो हैं इस पे जो है आरोप भी लगाते रहे कि रजिया के जो हैं मतलब किसी प्रकार से मतलब इसका जो है किसी जलालुद्दीन याकूत के साथ, ठीक है, जलालुद्दीन मतलब तुर्की अमीरों के निर्मूल समाचार पत्र प्रकाशित किया। और इन्होंने जमालुद्दीन याकूब को किया क्या था, इसे रजिया के अमीर पद पर नियुक्त किया था। साथ इसका प्रेम प्रसंग भी बताया था। रजिया ने इसको जो है अमीर के पद पर नियुक्त किया था, जमालुद्दीन जो है याकूत को। इसका जो है एक प्रकार से इसके साथ इसका प्रेम प्रसंग बताया था। और रजिया की अगर जो हम बात करें, उसके बाद जो है तबर हिंद भटिंडा का जो एक सूबेदार था अल्तुनिया ने इसके शासनकाल में जो है विद्रोह कर दिया था। और रजिया इस विद्रोह के दमन करने के लिए कहाँ गई थी, भटिंडा चली गई थी। और लेकिन अल्तुनिया से ये पराजित हो गई थी। अल्तुनिया से पराजित होने के बाद में इसको बंदी बना ली गई थी। और इधर एतिगन के नेतृत्व में
एथिगन के नेतृत्व में इल्तुतमिश का जो पुत्र था बहराम शाह, उसको जो है क्या बना दिया गया था, सुल्तान घोषित कर दिया गया था। कहाँ पे, दिल्ली में। उसने तुर्की अमीरों ने जो है उसको घोषित कर दिया था, और अल्तुनिया के मान सम्मान देना जो है प्रकार से ये भूल गए। उच्च पदों, मतलब कह सकते हैं सुल्तान घोषित करके षड्यंत्रकारी उच्च पद अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन अल्तुनिया को सम्मान देना ये भूल गए थे, क्योंकि इसने जो है रजिया को पराजित किया था। अब सुल्तान की उपाधि एक प्रकार से दिल्ली पे इसका शासन हो गया। लेकिन अब हुआ क्या था, वहां के अमीरों ने सुल्तान घोषित कर दिया था, किसको, बहराम शाह को घोषित कर दिया। अल्तुनिया ने रजिया से फिर विवाह कर लिया था। अब रजिया के साथ किसका विवाह हुआ था, अल्तुनिया का जो है विवाह हुआ था। अब दोनों षड्यंत्रकारी जो थे दिल्ली पर पुनः जो है शासन करने के लिए, मतलब प्राप्त करने के लिए संघर्ष प्रारंभ किया, लेकिन क्या रहे थे, ये असफल रहे थे। ये जो है असफल रहे थे, ये जीत नहीं सके थे। रजिया जो थी दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला थी। एक दृष्टि रजिया पे भी हम डाल लेते हैं। प्रथम, पहली और अंतिम मुस्लिम सुल्तान थी, और रजिया जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत अमीर अकूर या असुसाला का इसने प्रधान नियुक्त किया था। अमीर अकूर या असुसाला का इसने जो है प्रधान नियुक्त किया था, जिसके साथ तुर्की अमीरों ने प्रेम प्रसंग जो है बताया था। तुर्की अमीरों ने रजिया को जमालुद्दीन याकूत से साथ प्रेम प्रसंग का भी अफवाह फैलाया था। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्रकारी नेता इख्तियारुद्दीन एथिगन था। रजिया के विरुद्ध जो एक प्रकार से षड्यंत्रकारी नेता था इख्तियारुद्दीन एथिगन था। रजिया तबर हिंद का सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई। अंततः दोनों ने क्या कर लिया था, विवाह भी कर लिया था, ये भी हम बता चुके हैं। 1240 ईस्वी में कैथल के निकट रजिया जो है अल्तुनिया की हत्या कर दी गई थी। मतलब 1240 ईस्वी में कैथल के निकट रजिया और अल्तुनिया इन दोनों की क्या हो गई थी, कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। इसके बाद बहराम शाह जो आया, बहराम शाह के बारे में हम जानेंगे कि बहराम शाह क्या था। तो बहराम शाह जो था वो 1240 ईस्वी, इसके बाद जो है 1240 ईस्वी में रजिया और अल्तुनिया की हत्या हो गई। और तो 1240 ईस्वी के बाद 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक का जो शासन काल था वो बहराम शाह का था। यहाँ इसको जो है तुर्की अमीरों ने जो है यहाँ पे रखा था। इसी के समय में जो है सारी शक्ति जो है एथिगन के हाथ में चली गई थी। इसी के समय जो है सारी शक्ति जो किसके हाथ में चली गई थी, एथिगन के हाथ में चली गई। और 1241 ईस्वी में मंगोल नेता जो थे तायर के नेतृत्व में, मंगोल नेता ने तायर के नेतृत्व में जो है भारत पर आक्रमण किया, और मंगोल जो है पराजित हुए और भाग गए थे। पराजित होकर के क्या हो गए थे, ये भाग गए थे। और 1242 ईस्वी में जो है बहराम शाह की हत्या कर दी गई। जमालुद्दीन मसूद शाह जो है 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक, यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। 1246 ईस्वी में इसे जो है कारागार में डाल दिया गया था। 1242 से 46 ईस्वी तक ये अलाउद्दीन मसूद शाह था। ये जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह का जो है पुत्र था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी से 36 ईस्वी तक का जो शासन काल था उसका ये पुत्र था। और 1246 ईस्वी में इसे जो है कारागार में डाल दिया गया था। वहीं पे इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आया नसीरुद्दीन महमूद शाह की अगर जो बात करें तो इल्तुतमिश का जो पुत्र था वो नसीरुद्दीन महमूद था। उसका जो पुत्र था वो नसीरुद्दीन महमूद शाह था। नसीरुद्दीन महमूद जो था उसको जो है बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। किसने, इल्तुतमिश ने। उसका पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद शाह। ये 1246 ईस्वी से 66 ईस्वी तक का जो है इसका शासन काल रहा। इसके बारे में जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों इसको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।